हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले हमने इसका पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसका कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। सुंग वंश के शासन काल में किन ग्रंथों की रचना हुई? तो सुंग वंश के शासन काल में मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। ये देखिए तीन ग्रंथ हैं जिनका कि सुंग वंश के शासनकाल में रचना की गई। मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। नेक्स्ट है सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा और कांसा, चांदी, तांबा, सीसा और कांसा धातुओं की मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है, मुद्राओं का प्रचलन किया है चांदी, तांबा, सीसा और कांसा। आगे है सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की सातवाहन शासकों ने। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की जो प्रथा प्रारंभ की वो है सातवाहन शासकों ने। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने किए। सोने के सिक्के याद रखना है, हिंद यूनानियों ने शुरू किए। फिर है यूनानियों के बाद भारत पर किसका शासन हुआ? तो यूनानियों के बाद शकों का शासन हुआ भारत पर। आगे है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुलकंड फिसिस था। नेक्स्ट है कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? कुषाणों की राजधानी थी पेशावर, पुरुषपुर भी जिसे कहते थे। फिर है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। नेक्स्ट देखिए कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठने के समय कौन सा संवत प्रारंभ किया? ठीक है, तो जब कनिष्क को राजगद्दी पर बैठने का अवसर मिला था तो उस टाइम पे शक संवत का प्रारंभ था। ठीक है, शक संवत 78 ईस्वी का प्रारंभ हुआ था। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, याद रखने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था कनिष्क। आगे है सर्वप्रथम भारत में किस वंश ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया? सबसे पहले भारत में किस वंश ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया? तो यह है कुषाण वंश। नेक्स्ट है बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, तो इसकी रचना किसने की? अश्वघोष ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। आगे है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? ये है गुप्त साम्राज्य को। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारत इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक शासक कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319-320 ईस्वी में की थी। 319-320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत, ठीक है, गुप्त संवत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? ठीक है, तो गुप्त वंश के शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, 335 ईस्वी में। ओके, आगे है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। ठीक है, फिर है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन है किस शासक का अंकन सिक्के पर वीणा बजाते हुए किया गया? ठीक है, तो गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसका अंकन सिक्के पर वीणा बजाते हुए किया गया? तो वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तो कहा जाता था, लेकिन किसने कहा? तो ये कहा विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन
कहा। आगे है समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का शासक कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री भारत आया? ठीक है, तो चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे देखिए किस वंश पर विजय प्राप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए? तो किस वंश पर विजय पाने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए? तो ये था शक वंश। शक वंश पर विजय पाने के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना भी कुमारगुप्त ने की, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त। ठीक है, फिर है गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था? हुणों का आक्रमण पूछा है, तो कुमारगुप्त के समय में हुआ था, जो कि गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त। तो उसी समय में हुणों का आक्रमण हुआ था भारत पर। आगे है इसमें कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक स्कंद गुप्त था। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो मौर्यों द्वारा निर्मित था सुदर्शन झील, जिसका जीर्णोद्धार करवाया था स्कंद गुप्त ने। ठीक है, गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। आगे है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णु गुप्त था। गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस लेख में मिलता है? ठीक है, तो गुप्त वंश का शासक जो थे भानुगुप्त, तो उसके टाइम पे जो सती प्रथा थी तो उसका साक्ष्य मिलते हैं ऐरण लेख में। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का पतन 570 ईस्वी में हुआ। आगे है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही था। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश के राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो पुष्यभूति वंश के राजाओं की राजधानी थानेश्वर थी। आगे है हर्षवर्धन के शासन काल की जानकारी किससे प्राप्त होती है? हर्षवर्धन के शासन काल की जानकारी हर्षचरित, जो कि पुस्तक लिखी गई है हर्षवर्धन पर, तो उसमें ही हर्षवर्धन के शासन काल की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे, जो कि हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे। आगे दिया है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के नर्मदा तट पर चालुक्य शासक से पराजित होने का उल्लेख किसमें मिलता है? ठीक है, हर्षवर्धन के नर्मदा तट पर चालुक्य शासक से पराजित होने का उल्लेख मिलता है पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन जो कि चालुक्य शासक से पराजित हुआ था नर्मदा तट पर, तो इसका उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में, जो कि पुलकेशन द्वितीय द्वारा रचित है। फिर है हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के किस शासक का पुत्र था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। ठीक है, हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की विशाल सेना में कौन कौन थे? तो हर्षवर्धन की विशाल सेना में 60,000 हाथी थे तथा 1 लाख घुड़सवार थे। ठीक है, हर्षवर्धन की विशाल सेना में 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार थे। आगे बढ़ते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष में कौन सा धार्मिक आयोजन किया जाता था? तो महामोक्ष परिषद किया जाता था हर 5 साल में इलाहाबाद में। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर है हर्षवर्धन ने किन नाटकों की रचना की? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद की रचना की। आगे है कुंभ मेले का प्रारंभ किस शासक ने किया? तो कुंभ मेले का जो प्रारंभ है वो हर्षवर्धन ने ही किया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो था शीलभद्र। नेक्स्ट है किन अभिलेखों में हर्षवर्धन को परम महेश्वर कहा गया? तो मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परम महेश्वर कहा गया। ठीक है, परम महेश्वर कहा गया मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेखों में। आगे है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। फिर है पल्लव वंश के शासक कौन था? तो पल्लव वंश का शासक सिंह विष्णु था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन अंतिम शासक था पल्लव वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? मत विलास प्रहसन की रचना की थी महेंद्र वर्मन ने। ठीक है, मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। फिर है भारत पर अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? जब भारत पर अरबों का आक्रमण किया गया था तो पल्लव वंश का शासक उस टाइम पर नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के किस शासक ने कराया था? तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। अगला क्वेश्चन एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। अगला है आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, आबू पर्वत पर है जो स्थित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, वो बनाया सामंत बिमल शाह ने, जो कि चालुक्य वंश का शासक था, सामंत बिमल शाह। ठीक है, फिर है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रवरदाई थी। आगे है चौहान वंश के किस शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता था? तो पृथ्वीराज तृतीय को, तृतीय याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है, चौहान वंश का जो शासक रहे हैं। फिर है पृथ्वीराज तृतीय कब चौहान वंश का संस्थापक बना? तो पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान वंश का संस्थापक बना। आगे है इसमें चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? ठीक है, तो अजमेर नगर पूछा है, तो अजमेर नगर की स्थापना की थी अजय पाल ने, चौहान वंश के जो शासक थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन सन 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसको पराजित किया? ठीक है, 1191 में जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, आगे है खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण चौल वंश के राजा राज प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। आगे है प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। ठीक है, कोणार्क जो सूर्य मंदिर है तो उसका जो निर्माण था वो गंग वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी गंग वंश के शासक अंतरवर्मन ने करवाया था। गंग वंश के शासक अंतरवर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि पुरी में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।